हर एक वंश में 3 शासकों का मैंने नाम लिखा था। पहला कौन था? बिंबिसार। उसका बेटा कौन था? अजात शत्रु, और इसका उदयन, है ना। ये 3 हो गए। अब देखो मैंने आप लोगों को बताया है कि अभी ये कहां पे शासन कर रहे थे भाई? राजगीर में, जो आपके बुक में दे रखा है राजगीर। राजगीर का मतलब क्या होता है? राजगीर का मतलब होता है राजाओं का घर। राजगीर मतलब राजाओं का घर। अब देखो राजगीर में वो लोग शासन करते थे, लेकिन राजगीर से राजधानी चेंज करके कहां पे आ गया भाई? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र को आज क्या कहा जाता है? पटना। तो ये जो राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र चेंज हुआ, किसने चेंज किया? इसने चेंज किया है, उदयन ने। ठीक है, उदयन ने राजधानी राजगीर से चेंज करके कहां पे लेके चला गया? पाटलिपुत्र। तो वो पहले यानी कि जो मगध साम्राज्य था वो पहले कहां था? राजगीर में। और राजगीर कहां भाई? नालंदा में। लेकिन नालंदा से अब वो पाटलिपुत्र में आ गए, जो आज पटना कहा जाता है ना, वहां पे आ गए। और राजधानी किसने चेंज किया था? इसने, उदयन ने। उदयन ने चेंज किया था। इस प्रकार से राजगीर से वो लोग कहां पे शिफ्ट हो गए थे भाई? पाटलिपुत्र में, यानी कि पटना में, जिसे आज पटना कहा जाता है, पहले पाटलिपुत्र कहा जाता था। आज भी आप कहीं पटना वगैरह में जाएंगे ना, तो पाटलिपुत्र के नाम से बहुत कुछ दिख जाएगा। किसी शॉप पे लिखा रहेगा पाटलिपुत्र, या बहुत सारे कोचिंग का भी नाम होता है पाटलिपुत्रा, है ना। तो पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। ठीक, अब यहां देखो, तो ये समझ में आ गया कि इस कारण से भी जो मगध साम्राज्य था वो शक्तिशाली हो चुका था। एक कारण ये रहा। अब हम बहुत सी चीजों को बीच में छोड़कर अब डायरेक्ट हम किस पे आ जाते हैं? मौर्य वंश पे। मौर्य को हम पढ़ते हैं। तो देखो मौर्य में अगर आप पढ़ेंगे, मौर्य में, तो मौर्य में आप लोग को सिर्फ 2 ही शासक को पढ़ना है ना, चंद्रगुप्त मौर्य को और अशोक को। लेकिन थोड़ा सा इनका हम क्रोनोलॉजी देख लेते हैं कि सबसे पहला शासक कौन है, उसके बाद से कौन है ना। तो सबसे पहले आया इसमें चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था भाई? बिंदुसार। अब यहां पे देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि बिंदुसार तो हर एक वंश का है, तो ये बिंदुसार है, ये बिंदुसार है। ठीक है, समझ में आया? अभी निधि भी कंफ्यूज थी। तो यहां पे देखो बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा कौन है भाई? अशोका द ग्रेट। ठीक है, अशोक नाम था उसका, लेकिन अशोका द ग्रेट कहा जाता है उसे। ठीक है, तो ये 3 बस समझ लीजिए। और आपको सिर्फ तो 2 ही पढ़ना है, चंद्रगुप्त मौर्य को और अशोक को पढ़ना है। हालांकि इसमें बहुत लंबे शासकों का नाम है, एक लंबी फहरिस्त है इन लोगों की, लेकिन हम क्या करते भाई? इन दोनों को ही पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आपने सुना होगा, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक नाम और जोड़ लीजिए, जिसका क्या नाम है भाई? कौटिल्य। नाम सुना कौटिल्य का? कौटिल्य का एक और नाम है चाणक्य, और एक और इसका नाम है विष्णुगुप्त। अभी तो मैंने 3 ही नाम लिखा है, इसका टोटल 8 नाम है। मैंने तो आपको सिर्फ इसका 3 नाम ही बताया। ये कौन है भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे, मिनिस्टर थे ये। कौन? कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त। ये कौन थे भाई? चंद्रगुप्त मौर्य के मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। हाँ, इनका कौटिल्य भी नाम मिलता है, चाणक्य भी मिलता है। ज्यादातर यही दोनों पॉपुलर है। ठीक है, किसी बुक में आप देखेंगे तो कौटिल्य मिल जाएगा या फिर चाणक्य मिल जाएगा। हाँ बताओ। बिल्कुल नहीं देगा आपको, या तो चाणक्य देगा या फिर कौटिल्य ही देगा। वो 8 जो नाम है वो आप लोग को नहीं पढ़ना है। 8 जो है वो हाई लेवल का नाम है, वो पीएचडी वगैरह में पढ़ा जाता है। अभी आप लोग 12th क्लास में हो, है ना, तो ये सब आप लोग को नहीं पढ़ना है, लेकिन मैंने बता दिया। चलो, हो गई, ये समझ में आ गया आपको? अब यहां पे देखो, चंद्रगुप्त मौर्य के ही टाइम में, अभी चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो रूलर नहीं बना है, शासक नहीं बना है। उसी के टाइम में अलेक्जेंडर द ग्रेट आया।
अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी कौन, सिकंदर, नाम सुना है सिकंदर का। अब यहां से स्टोरी में थोड़ी सी ट्विस्ट आएगी, अब यहां से समझिए आप लोग। अब ये मिटा देता हूं, ठीक है। इसे हिंदी में कहा जाता है सिकंदर। यहां पे देखिए, हाँ शांत हो जाइए, अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर है, ठीक है। अब देखो सिकंदर क्या हुआ, जैसे आप सबको पता है कि ये ग्रीक का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था ना। अब होता क्या है कि इसका मतलब कि इसने एक पूरी दुनिया को जीतने की इसने वचन ले रखा था कि हम पूरी दुनिया की क्या करेंगे भाई, जीत लेंगे। लेकिन सपना तो सपना ही होता है, इसका भी सपना कभी पूरा नहीं हुआ। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि विश्व विजेता सिकंदर था, वो विश्व विजेता नहीं है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। इंडिया में आया, उसको लौट के यहां से वापस जाना पड़ा है सिकंदर को, ये रियलिटी है। उसने पूरी दुनिया को कहां जीत पाया है, नहीं जीत पाया है। अब देखो जैसे ही वो आया, तो अब देखो वो सबसे पहले कहां पे आता है, वो सबसे पहले आता है, झेलम और चेनाब का नाम सुना है आप लोगों ने, ये रिवर है झेलम और चेनाब, ये कहां पे पड़ता है भाई, पंजाब के साइड में पड़ता है ना। ये दो नदी है, वहां पे आया कौन, सबसे पहले सिकंदर वहीं पे आया। अब इसको तो भाई जीतना था, तो वहां पे देखो अब क्या हुआ, वहां पे जो तक्षशिला है, क्या भाई, तक्षशिला, तो तक्षशिला के शासक कौन थे भाई, आम्भी। कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, सुनना आप लोग। आम्भी थे कौन, तक्षशिला के शासक थे। अब सिकंदर एक्चुअली पावरफुल था उस टाइम। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी अगर पावरफुल रहता है ना, तो लोग तुरंत क्या करते हैं, उसकी बातें मानना शुरू कर देते हैं कि भाई ये पावरफुल, इससे कौन पंगा लेगा, इसकी बातें मान लो। तो वही तक्षशिला के शासक आम्भी जो था, वो क्या किया भाई, कुछ उपहार यानी गिफ्ट लेके गया, किसको, इसने सिकंदर को दिया, और इनकी अधीनता स्वीकार कर लिया बिना लड़ाई लड़े। बिना लड़ाई लड़े तक्षशिला के शासक आम्भी ने क्या कर लिया, सिकंदर का आधिपत्य स्वीकार कर लिया कि आप क्या हैं, आप हमसे महान हैं, हम आपके अंडर में हैं। तो सिकंदर तो खुश हो गया कि भाई चलो अब हम इन सब क्षेत्रों को क्या कर लेंगे, जीत लेंगे। सिकंदर को समझ में आ गया कि भाई यहाँ पे पावरफुल शासक नहीं है। जैसे आम्भी ने मतलब कि इसकी अधीनता स्वीकार किया, उसके थोड़े ही टाइम के बाद एक और शासक थे जिनका नाम था शशिगुप्त। क्या नाम था भाई, शशिगुप्त, शशिगुप्त है ना। तो शशिगुप्त ने भी क्या किया, ये भी गए और सिकंदर की अधीनता इन्होंने स्वीकार कर लिया। हाँ, अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, आम्भी और शशिगुप्त इन दोनों ने क्या कर लिया, सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। अब सिकंदर को लगा कि अब मेरा काम जो है इधर क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, मैं इन क्षेत्रों को क्या कर लूंगा, आसानी से जीत लूंगा। किसको लगने लगा था, सिकंदर को लगने लगा था। लेकिन कहते हैं ना कि अभी शक्तिशाली या हिम्मत वाला शासक तो बाकी ही था, उनसे अभी सिकंदर का मुलाकात होना बाकी था। अब यहां पे देखो, झेलम के और आगे जैसे बढ़े वो कौन, सिकंदर, तो वहां पे एक शासक था जिसका नाम था पोरस। पोरस ये क्या था भाई, शासक, और उस टाइम का सबसे पावरफुल शासक पोरस। अब मैं जो बातें बताने जा रहा हूं ये कहीं कहीं सुनी हुई बातें नहीं है, बिल्कुल किताब में लिखी हुई बातें हैं। अगर आप चाहें तो केसी श्रीवास्तव की बुक देख सकते हैं, उसमें ये बातें लिखी हुई है। अब पोरस जो है शासक थे वहां पे, ठीक है, ये कहां पे भाई, झेलम नदी से और आगे। अब सिकंदर ने क्या किया कि पहले खबर भिजवाया किसके पास, पोरस के पास, कि आप हमारी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। भाई पोरस जो था मान सम्मान के लिए लड़ने वाला, मान सम्मान के लिए जीने वाला शासक, वो आपकी अधीनता ऐसे स्वीकार करेगा, नहीं करेगा। उसने कहा कि जाके कह दो सिकंदर से कि हम उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, अगर वो चाहते हैं मुझसे मुलाकात करना तो हम युद्ध के मैदान में मिलेंगे। समझ रहे हो, मतलब कि उन्होंने युद्ध के लिए ललकार दिया कि हम युद्ध करेंगे आपसे। उस टाइम पोरस को यह अंदाजा नहीं था कि सिकंदर बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन्होंने क्या किया, पोरस ने सबसे पहले अपने बेटे के फेवर में मतलब कि कुछ 2000 आर्मी भेज दिया कि जाओ तुम क्या करो, सिकंदर से लड़ो। लेकिन पोरस का बेटा क्या हुआ, युद्ध में मारा गया। अब देखो, पोरस का बेटा मारा गया, जिसका बेटा मारा जाएगा वो शासक तो ऐसे ही टूट जाएगा,
कि मेरा बेटा क्या हुआ, युद्ध में मारा गया। पोरस को जरा सा भी शिकन नहीं है, युद्ध में मेरा बेटा मारा गया, युद्ध से भागा नहीं है, युद्ध में मारा गया है। अब अगली बात, पोरस जो था युद्ध के लिए तैयार था कि मैं आपसे क्या करूंगा, युद्ध लड़ूंगा। किससे? सिकंदर से। मैं हार नहीं मानूंगा, ऐसे तो आपके अधीनता स्वीकार करने से रहा मैं आपसे लड़ूंगा। ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये तैयार हो गया तो युद्ध के लिए दोनों तरफ से मतलब सेनाएं तैयार थी, लेकिन परिस्थितियां जो थी वो परिस्थितियां हमेशा से पोरस के अगेंस्ट में रही थी। यानी कि बहुत ज्यादा बारिश हो गई थी, और जैसे बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो आपको पता है कि मिट्टी एकदम गीला हो गया। तो मिट्टी एकदम गीला हो गया था, तो पोरस और इनके आर्मी, जो जितने भी इनके आर्मी थे, किसके? पोरस के, तो ये लोग कैसे तीर चलाते थे उस टाइम, तीर को जमीन पे ऐसे टेक लगा के और फिर उसका स्टिंग खींचते थे। तो स्टिंग भाई इतना हल्का नहीं होता, बहुत पावर लगा खींचना पड़ता है। यानी कि तीर को जो होता है, धनुष जो होता है ना, उसको बहुत मतलब पावर से उसे डिगा के रखना पड़ता है जमीन पे, और उसके बाद से पावर से खींच के फिर तीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन बारिश हो चुकी थी, मिट्टी क्या हो जाता है, मिट्टी एकदम से गीला हो चुका था। अब वो क्या करते थे, जमीन पे अपने धनुष को टिकाते थे और तीर को खींचते थे ना, तो मिट्टी गीला हो गया था, वो तीर भी क्या हो जाता, वो धनुष भी क्या हो जाता था, हाथों से खिंच जाता था। तो इन लोगों का निशाना जो था वो क्या होता था, चुक जाता था। तो एक ये भी कारण है कि पोरस क्या हो गए, हार गए, ये एक कारण था। लेकिन फिर भी इन्होंने क्या किया, युद्ध किया, लड़ाई में हार गए। हालांकि सिकंदर की सेना एक रात चुपके से नदी पार करके आ गई थी। अब चुपके से नदी पार करके आ गई पोरस की तरफ, युद्ध हुआ। युद्ध में क्या हुआ, पोरस की सारी सेनाएं मारी गई। पोरस फिर भी नहीं हार मान रहा है, लड़ रहा है। लेकिन एट द लास्ट समझ में आ गया पोरस को कि अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा, क्योंकि अब ज्यादातर मेरी सेना क्या हो गई, मारी गई है। तो उन्होंने क्या कर लिया, सोचा कि अब हमें इस युद्ध से क्या करना होगा भाई, वापस जाना पड़ेगा, हम हार मान लेते हैं। गुस्से में थे, दो कारण, एक तो बेटा मारा गया, दूसरा जो इनका मान सम्मान था कि युद्ध में हम जीत के आएंगे, अब वो इनका थोड़ा सा दुख लगा कि हम क्या हो गए, हार गए। अब कोई भी इंसान है जब हारेगा तो उसे तो दुख होगा ही होगा, है ना। तो ये तो भाई युद्ध हारे हैं, 10 रुपया 5 रुपये थोड़े हारे भाई, पूरा युद्ध हार गए, सम्मान की बात है। तो अब ये क्या करते, अपने हाथी को युद्ध के मैदान से मोड़ के वापस जा रहे थे, जब तक सिकंदर ने खबर भेजा, किससे, आम्बी से। आम्बी से बोला कि तुम जाओ और पोरस से बोलो कि मेरी अधीनता वो क्या कर ले, स्वीकार कर ले। अब पोरस आया, आम्बी आया, पोरस से कहा कि आप क्या कर लीजिए, सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर लीजिए। पोरस तो पहले से गुस्से में थे, उनको और गुस्सा आ गया। उन्होंने क्या किया, हाथी पे बैठे हुए थे, और किताब में बकायदे लिखा हुआ है कि पोरस की हाइट 6.5 फीट थी। 6.5 फीट हाइट समझ रहे हो, बहुत ज्यादा हो गई, 6.5 फीट। किताब में लिखा हुआ है कि 6.5 फीट हाइट थी, किसकी, पोरस की। पोरस ने गुस्से में क्या किया, भाला लिया और हाथी पर बैठे हुए थे, वहीं से भाला फेंक के मारा, किसको, आम्बी को, कि तुम तो खुद कायर हो और तुम मुझे भी कायर समझ रहे हो, मैं कैसे उसकी अधीनता स्वीकार कर लूं, मैं हार गया हूं, मुझे मंजूर है, लेकिन अधीनता क्यों स्वीकार करूं, नहीं करूंगा, है ना। लेकिन फिर अब तो हार गए थे, स्वीकार तो करना ही था। तो फिर इनके मिनिस्टर आए और समझाए कि महाराज आप हार चुके हैं, अधीनता से स्वीकार करनी पड़ेगी। तो फिर ठंडे हुए, नरम दिमाग से सोचे, फिर इन्होंने क्या कर दिया, सरेंडर कर दिया कि चलो भाई हम हार गए। जब सिकंदर के पास लेके जाया गया, और उस टाइम घायल है कौन, पोरस उस टाइम घायल है, क्योंकि युद्ध अभी लड़े हुए थे, बहुत सारे उनके शरीर पे जख्म था। गए सिकंदर के पास, तो सिकंदर ने मजाक उड़ाते हुए पूछा पोरस से कि बोलो तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए, तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। पता है पोरस ने क्या कहा, आप वही सलूक करेंगे जो एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। भाई ये जवाब सुन के सिकंदर इंप्रेस्ड हो गया कि युद्ध हार गया, इसका बेटा मारा गया है, इसका पूरा साम्राज्य अब छीनने को है, इसका पूरा साम्राज्य छीनने को है, और देखो कैसी बातें कर रहा है कि आप मेरे साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे जैसे एक शासक दूसरे शासक के साथ करता है। इतना इंप्रेस हुआ कि उनके सारे साम्राज्य को रिटर्न कर दिया कि ये तुम अपना साम्राज्य ले जाओ। कुछ समझ में आ रहा है, कभी भी सम्मान से या आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना होता है।